हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर की। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले 11 मार्च के आपके पेपर में बिल्कुल छप चुका है ये सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर। और ये पेपर पूरी सॉल्यूशन के साथ है। ये 100% वायरल पेपर है, ठीक है। इस पेपर को आप तैयार कर लेते हो तो आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का। और गलती से एग्जाम से आधे घंटे पहले भी ये पेपर आपके सामने पहुंच जाती है तो आप केवल सुन लेते हो इस पेपर को तो आपको 60 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये 825 DD का ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है, ठीक है। ये समाज 2025 सामाजिक विज्ञान का ये अनुक्रमांक यहाँ पे डाल लेना और यहाँ पे नाम डाल लेना। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट को मिलेगा, लेकिन आप 11 मार्च को केवल 2.5 घंटे में इस पूरे पेपर को हल करके बैठ जाओगे, ठीक है। क्योंकि पूरी पेपर आपको आती रहेगी। इसके साथ साथ इसमें 10 मार्क्स का मैप भरने के लिए देता, वो भी मैं आपको अलग से बताऊंगा कि कैसे भरना है, क्या गलती नहीं करनी है। पूरी पेपर विद सॉल्यूशन, यानी एक एक चीजों का मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। केवल आपको सुनना है, ठीक है। आप सुन लोगे तो भी आप 50 मार्क्स इसमें ले आओगे। जो बताऊंगा उसको लिख देना सिर्फ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मानचित्र कैसे भरना है, क्या गलती आपको नहीं करना है, यहाँ पे कुछ निर्देश दे दिया है। सिंपली आपको इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप इसमें मिस्टेक कर दोगे। पहला है कि सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। एंड यहाँ पे सेकेंड नंबर है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। एंड आपका यहाँ थर्ड पे आ जाता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ एवं ब में विभाजित है। खंड अ में आपको 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर दिया जाना है। एंड यहाँ पे चौथा है कि OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का आपको प्रयोग नहीं करना है। इसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट है कि दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अब यहाँ पे खंड ब में 50 अंकों का वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सामने लिख दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। इसके बाद है कि दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका मजबूती के साथ आपको संलग्न करना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको आता है खंड, जिसमें आता है बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, ठीक है। इसके लिए इसका आंसर आपको OMR सीट पे लिए बोर्ड इसके लिए आपको 1 घंटे का समय प्रोवाइड करता है और इससे आप आंखों के सामने होगा, आप आधे घंटे में हल कर लोगे। तो ये जोसेफ मेजिनी जो था ना, ये यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है, कब हुई थी? 1788 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में और यहाँ पे है 1787 ईस्वी में, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना पूरे पेपर को आप। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1882, 1884, 1885, 1886। तो आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी प्यारे बच्चों, वो हुई थी आपकी 1885 ईस्वी में, ठीक है। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका दे रखा है कि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान, ये वाला BSP, ठीक है। कि संस्थापक कौन थे? बहुत सारे बच्चे बहन जी को मार के चले जाते हैं इसमें, बहुत मैक्सिमम छात्र। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है, काशीराम दे रखा है, मायावती दे रखा है, साहू जी महाराज दे रखा है, मुलायम सिंह यादव। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे काशीराम जी, ठीक है। इसकी अध्यक्ष मायावती जी थे जो कि इस पे चुनाव लड़ते थे, लेकिन इसकी जो स्थापना किया था वो काशीराम जी ने किया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? 1919 में, 1920, 1922, 1924 ईस्वी में। देखो महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन आरंभ किया था वो 1920 ईस्वी में किया था, ठीक है, 1920 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको अभी तैयार करना है ये असहयोग आंदोलन के लिए अभी, ठीक है। क्या है? अभी। अभी का मतलब असहयोग आंदोलन, बी का मतलब 20 में। ये हो गया। अब इसके बाद आपका है आप इन्होंने 3 आंदोलन चलाया था, जिसमें एक असहयोग आंदोलन था, एक भारत छोड़ो आंदोलन था, ठीक है, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो 1930 ईस्वी में चला था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए सती याद कर लेना, इसके लिए आप अभी तैयार कर लेना। अभी का मतलब असहयोग आंदोलन, बी का मतलब 1920 ईस्वी में। सती का मतलब सती का मतलब आपका क्या हो गया? ये असहयोग आंदोलन है, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। सविनय अवज्ञा का जो आंदोलन आरंभ हुआ था सन 1930 ईस्वी में हुआ था। ये 2 तैयार कर लो। और भारत छोड़ो कब हुआ था आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? 20 भाषा, 22, 24,
कि 26। ठीक है, तो यहाँ पे 22 भाषाओं का अनुचित ये समावेश है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है आपका कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का प्रमुख साधन क्या है, यानी पर्वतों पे जो मृदा अपरदन होता है वो कैसे होता है, ये हमसे पूछ रखा है। पवन से कि हिमनद से कि जल से कि पशुचारण से। तो ये होता है हिमनद से। हिमनद का मतलब होता है पर्वतों पहाड़ों पे बर्फ जम जाती है और वो बर्फ टुकड़े में बनकर जब गिरती है तो उसमें का जो मिट्टी होता है वो पिघलती है, गिरती है तो मिट्टी बह जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, धान, बाजरा, गेहूं, मक्का। तो गेहूं आपकी जो है ये रबी की फसल है, जिसकी बुआई आपकी लगभग जनवरी में की जाती है और कटाई लगभग इसका मध्य जून तक कर दिया जाता है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी। 9वां नंबर देख, यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, कोयला है कि पेट्रोलियम है कि सौर ऊर्जा है कि प्राकृतिक गैस है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब कि प्राकृतिक ऊर्जा को बदल कर बनाई गई एक तरह की ऊर्जा, वो गैर परंपरागत ऊर्जा कहलाती है। जो परंपरागत है, जैसे परंपरागत क्या, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस यानी ये अरबों साल से निकलते हुए आ रहे हैं। लेकिन आपका जो सौर ऊर्जा है इसको हम बदलाव करके बनाए, ठीक है, तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आता है। जैसे पवन चक्की, पवन ऊर्जा जो है वो भी गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है, सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी, जूट का सामान। तो सीमेंट जो है ये खनिज आधारित उद्योग है और बाकी सब क्या है, फसल आधारित उद्योग है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1993, 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1990 में, 1 जनवरी 1985 ईस्वी में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, पूंजी है कि लाभ है, सेवाएं है कि कर है, यानी उत्पादन का साधन क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देख लो इसमें कि 12 का जब पूंजी रहेगी तभी तो आप उत्पादन करोगे, ठीक है, जब पूंजी रहेगी तभी तो उत्पादन करेंगे। तो उत्पादन का जो साधन है वो पूंजी। अगर हमको 1 बीघा खेती करना है तो हमारे पास पूंजी होगा तभी तो खेती करेंगे। अब इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है कि संघीय शासन व्यवस्था में सरकार कितने स्तर की होती है, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, बहुस्तरीय, कोई स्तरीय नहीं। तो संघीय में आपका जो होता है ये सरकार वो 2 स्तरीय होता है, ठीक है, 2 भागों में बटा होता है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली है, एकात्मक शासन प्रणाली, राजतंत्र शासन प्रणाली, तानाशाह शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली। तो ये है आपका संघीय शासन प्रणाली भारत में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है, फ्रेंच को, तमिल को, सिंहली को कि उर्दू को। सिंहली भाषा को यहाँ पे राजभाषा घोषित किया गया है, कोई भाषा होगा वहाँ का सिंहली। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है, कार्यपालिका, नगरपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो नगरपालिका जो है ये शासन का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि बेल्जियम में कितने प्रतिशत संख्या डच बोलती है, ठीक है, तो ये कितने प्रतिशत इनकी जो संख्या है वो लगभग 59% है। कितना, 59, 59% डच बोलती है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु शक्ति केंद्र नहीं है, तारापुर, नरौरा, कलपक्कम, बॉम्बे हाई। तो यहाँ पे देखो बॉम्बे हाई जो है ये परमाणु शक्ति केंद्र नहीं है, यहाँ पे तेल का शोधन होता है। और आपका यहाँ पे है जो ये है, ठीक है, तारापुर, नरौरा, कलपक्कम, बॉम्बे हाई, ये सब क्या है, ये 3 चीजें जो तारापुर, नरौरा, कलपक्कम ये परमाणु शक्ति का केंद्र है। बॉम्बे हाई तेल शोधन के लिए जाना जाता है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि हल्दिया पतन किस राज्य से संबंधित है। तो हल्दिया पतन दे रखा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो ये है पश्चिम बंगाल से। किससे है, पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि जनसंचार का कौन सा साधन है, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सभी।
तो देखो संचार है, रेडियो के द्वारा भी हम संचार होते हैं, समाचार सुनते हैं, चीजों को जानते हैं, जागरूक होते हैं, समाचार पत्र द्वारा भी, पत्रिकाएं द्वारा, ये सभी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ से बहुविकल्पी समाप्त होने के बाद आपका आ जाता है खंड ब। खंड ब में आपको देखने को मिलता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। कौन से प्रश्न? वर्णनात्मक प्रश्न, जिसका आंसर आपको 2 पेज में देना होता है। ठीक है, कहानी के रूप में लिखना, इसको याद नहीं कर पाओगे आप। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड 4 नंबर का एक क्वेश्चन, इसमें सभी 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वर्णनात्मक 1 में, और वर्णनात्मक 2 में 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। देखा कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में दीजिए। पहला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए, यानी राष्ट्रवाद उदय क्यों हुआ था, इसके 3 कारण को हमको लिखना था। ये देख लेते हैं हम आंसर शीट पे कि हमें कैसे लिखना है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय को। यहाँ पे हमारे पास है कि भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारण, भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारण नीचे दिए गए: शोषणकारी आर्थिक नीति, प्रशासनिक एकीकरण, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जातीय भेदभाव, लॉर्ड लिटन की नीति, इल्बर्ट बिल विवाद, विभिन्न संस्थाओं की स्थापना। ठीक, इसको हम लिखना कैसे, इसी की हेडिंग पूरी डाल कर आप भारत में राष्ट्रवाद का उदय लिख सकते हो। यानी उदय के कारण शोषणकारी आर्थिक नीति, जो नीति थी वो शोषण किया जाता था, प्रशासनिक एकीकरण था, प्रशासन का एक हो जाना था, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास हो रहा था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके बाद नेक्स्ट अथवा में दे रखा है ये कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो हम देख लेते हैं कि संघवाद क्या है। तो यहाँ पे है संघवाद। देखिए संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम 2 स्तर मौजूद है। पहला केंद्रीय स्तर और दूसरा स्थानीय राज्यीय स्तर। ठीक है, जैसे हमारे भी देश में है, केंद्र में आपकी मोदी सरकार है और प्रदेश में आपका योगी सरकार। ठीक, तो यही है केंद्रीय स्तर और आपका स्थानीय स्तर या राज्यीय स्तर। भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारियों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, संघवाद की क्या विशेषताएं हैं? यहाँ पे सरकार के 2 या द्वाधिकरण स्तर होते हैं, मतलब कि सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, जिसमें बताया गया केंद्रीय स्तर और राज्यीय स्तर। कानून, कराधान और प्रशासन के संबंध में सरकार के विभिन्न स्तरों का अपना क्षेत्राधिकार है। सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार की संवैधानिक प्रत्याभूति है। संविधान के मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन हेतु सरकार के दोनों स्तरों की सहमति की आवश्यकता होती है। ये आपको पूरा लिखना है संघवाद। ठीक है, 4 नंबर का है। नेक्स्ट की राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पे है कि राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण सहित व्याख्या। आंसर है कि भारतीय राजनीति पर जाति का गहरा प्रभाव पड़ता है। आज़ादी के बाद भारत की सोच थी कि जो जाति का प्रभाव कम या समाप्त हो जाएगा, परंतु वर्तमान परिदृश्य में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जातीयता की उपस्थिति और भारत में गाँव में ही बसता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये है। पक्ष अगर तर्क में दे तो राजनीतिक सशक्तिकरण है, इसके नीति निर्माण में हिस्सेदारी है, जाति विशेष का उत्थान है, नीति निर्माण आर्थिक समावेश है। ठीक है, पक्ष में दे रहा है कि मतलब कि अगर एक समुदाय का लोग किसी एक निम्न समुदाय का अगर आदमी किसी पद को ग्रहण करता है तो वो सोचता है कि हमारे जाति का जो लोग हैं उनकी कल्याण हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाएं मिले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले, तो कहीं ना कहीं उनका फायदा होता है। अब विपक्ष के तर्क में देखिए तो विकास के मुद्दों से भटकाव हो जाता है। आप जानते हो कि ये व्यक्ति योग्य नहीं है, ठीक है, योग्य नहीं है, उसके फिर भी आप सोचते हो कि हमारी जाति का इसको वोट देना चाहिए ताकि हमारी चीज़ों को ये बढ़ाएगा आगे। सामाजिक तनाव, हिंसा और दंगे होते हैं, क्योंकि वो विशेष समाज से होगा तो अपने समाज का देखभाल करेगा और आपके समाज का उतना अच्छे से देखभाल नहीं करेगा, जिससे कि क्या होगा, सामाजिक तनाव व हिंसा व दंगे होंगे। राष्ट्रीय एकता में बाधा भी होगा। जाति विशेष पर ध्यान पक्षपाती होना, निर्णय का संवैधानिक मूल्यों की अपेक्षा करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये तो हो गया हमारा अथवा। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। ठीक है, कैसे लिखना है ये आंसर शीट पे देखते हैं। यहाँ पे इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेता के नाम इस तरह से हैं: मैजिनी, गैरीबाल्डी,
काउंट काबूर, ठीक है, ये 3 नेता थे। इटली का एकीकरण क्या है, इसको हम यहाँ से ध्यान से देखते हैं। इटली के एकीकरण में जोसेफ मेजिनी, गैरीबाल्डी और काउंट काबूर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। ये 3 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इटली के एकीकरण में। इटली के राष्ट्रीय एकीकरण का श्रेय सबसे अधिक जोसेफ मेजिनी को प्राप्त है। जो जोसेफ मेजिनी थी उसे इटली का एकीकरण का श्रेय प्राप्त है, जिसने इटली के राष्ट्रीय एकीकरण की शुरुआत की। गैरीबाल्डी ने इटली के एकीकरण को एक नई दिशा प्रदान की। काउंट काबूर ने इटली एकीकरण को अंतिम रूप प्रदान किया था। ये हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 नंबर। तीसरा है कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। यानी कि जो जैव विविधता है वो क्या है और इसके मानव जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ा है। यहाँ पे जो जैव विविधता है वो 2 शब्दों से मिलकर बनी है, जैव और विविधता। जैव का अर्थ है जीवन और विविधता का अर्थ है अनेकता। किसी विशेष आवास में जीवन की संख्या और विभिन्न प्रकार के जीवन रूपों जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव को जैव विविधता कहा जाता है। अब यहाँ पे निम्नलिखित तरीकों से मानव जीवन के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। जैव विविधता के महत्व को 3 दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, आर्थिक लाभ, पारिस्थितिकी लाभ, वैज्ञानिक लाभ। देखो यहाँ पे तीनों लाभ है, ठीक है। आर्थिक लाभ भी है, इनसे क्या मिलता है हमें, जो सूक्ष्म जीव हैं, जीव जंतु है, पौधे हैं, पौधों से हमें फल मिलता है, ठीक है। और जो जानवर हैं उनसे हमसे दूध भी मिलते हैं, ठीक है। जानवरों से बहुत चीज़ें मिलती हैं, जैसे जानवर के उपले भी बनाए जाते हैं उनके मल से। और पारिस्थितिकी भी लाभ है कि आप किसी मजबूरी में अगर उन्हें पाल लेते हो तो क्या करते हैं कि अगर आप धोबी हो तो आपके कपड़े को ले जाएंगे धोए। तो इस तरह से ये मानव जीवन में काफ़ी ज़्यादा लाभ है, आर्थिक लाभ भी है, पारिस्थितिकी लाभ भी है, वैज्ञानिक भी लाभ है, ठीक है। क्योंकि इस पे वैज्ञानिक शोध भी करते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा इस पौधे ऐसे ऐसे हैं जो कि आपकी गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक करने के भी काम आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जैव विविधता क्या है, मानव जीवन पर इसकी महत्ता का वर्णन हमने कर लिया। खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी हमें खनिज संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, इसकी आवश्यकता पर हमें टिप्पणी लिखना है। जैसे कोयला है, इसका एक सीमित भंडार है, इसे संरक्षण करना जरूरी है क्योंकि अगर इनकी मात्रा खत्म हो जाती है तो फिर दोबारा नहीं मिल पाएगा। तो कैसे लिखना है यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे वैश्वीकरण को हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ये खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, इसको हम आपको बता देते हैं। देखो खनिज संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसकी जो मात्रा है वो सीमित मात्रा है। अगर इसकी भंडारण खत्म हो जाती है तो जैसे कोयला हो, इसका भंडारण खत्म हो जाएगा तो फिर कोयला आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए इनका सीमित मात्रा में उपयोग करें, जहाँ से हो सके इसका उपयोग पे कम खर्च करें, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन हो तो उसको करें। अब इसके बाद है वैश्वीकरण क्या है, इसका कोई एक लाभ लिखिए। वैश्वीकरण देखो क्या है, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय अथवा एकीकरण किया जाता है ताकि विभिन्न देशों के बीच वस्तु, सेवा, पूंजी, श्रम, प्रौद्योगिकी आदि का बिना रुकावट के आदान प्रदान हो सके। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप आज विभिन्न देशों की वस्तुएं हमारे देश में उपलब्ध है। वैश्वीकरण का मतलब यह है कि एक दूसरे से दूसरे देश से सामान का क्या करना, लेन देन करना, यानी उससे सामान लेना, अपना सामान देना, यही वैश्वीकरण है अपने शब्दों में समझे तो। कि अगर आपके यहाँ जो चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ जो चीज़ें नहीं, जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल नहीं होता, डीजल नहीं होता, तो वो हम दूसरे देश से लेते हैं। और उस देश के पास अगर पानी नहीं होता तो हम पानी देते हैं, जो चीज़ें नहीं होता है वो चीज़ें देते हैं। वैश्वीकरण के गुण व लाभ महत्व क्या है, नवीन तकनीकों का आगमन होता है, जीवन स्तर में वृद्धि होता है, विदेशी व्यापार में भी वृद्धि होता है, विदेश में रोजगार के अवसर मिलते हैं, तीव्र आर्थिक विकास होता है, ठीक है। नए नए तकनीकी का आगमन होता है जिससे हमारे देश में जो चीज़ें नहीं है, बुलेट ट्रेन नहीं है, अगर हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, उससे एक्सपोर्ट कर लेंगे दूसरे देश से, जापान से, तो हमारे देश में ये नई तकनीकी आ जाएगी। जीवन स्तर में वृद्धि होगा, जो चीज़ें जैसे जो आरामदायक चीज़ें हैं, एसी हो गया, अगर ऐसा कोई नहीं है तो हम दूसरे देश से मंगा लेंगे, ठीक है। उस एसी को बनाने में अगर हमारे यहाँ 15,000 का खर्च हो रहा है, अगर हमें दूसरे देश में 8,000 में मिल रहा है तो हम उसी देश से एक्सपोर्ट कर लेंगे। यही होता है वैश्वीकरण, ठीक है। इसके बाद है भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय बताइए। इसको हम देख लेते हैं। देखो है कि भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय को सुझाइए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विदेश से ऐसे चीज़ों को बनाना जो वहाँ पे ना हो और वहाँ पे हो भी तो वो महंगा हो, ऐसे वो क्या करेंगे, भारत से चीज़ों को लेंगे। और जो आसान प्रक्रिया होनी चाहिए एक्सपोर्ट की,
तुरंत उनको भेज देना चाहिए और इन सब चीज़ों का ऑनलाइन प्रचार प्रसार करना चाहिए, जो सोशल मीडिया ऐसे चीज़ें हो गई। ठीक है, ये चीज़ें आप लिख देना। वर्णनात्मक 2 आता है, भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 3 विशेषताओं को बताइए। 6 नंबर का है क्वेश्चन, इतना लिखना है। विदेशी व्यापार के अनेक लाभ हैं। देश में अधिक उत्पादित होने वाली वस्तुओं का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलती है। इसे विदेशी मुद्रा का उपयोग देश की उन्नति के काम में लगाया जा सकता है। व्यापार से 2 देशों के बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ता है। संकट के समय 2 देशों द्वारा एक दूसरे की मदद भी की जाती है। ठीक, इतना आप लिख सकते हो। और इसके अलावा थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा कि विदेशी व्यापार से हमारे देश में जो चीज़ें नहीं बन पाती है या जो चीज़ें बनती है तो वो महंगी मिलती है, तो दूसरे देश से ले लिया जाता है। एग्जाम्पल लिख देना, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इत्यादि जो चीज़ें हैं हम दूसरे देश पर निर्भर हैं। और इतना तक कि हमारे देश में जो चीज़ें की कमी होती है, जो चीज़ें हमारे देश में नहीं होती है, हम अपनी सामान को देते हैं और दूसरे देश से लेते हैं। ये विदेशी व्यापार के विशेषता है। ठीक है, अब यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? उद्योगों से भारत के पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव पे प्रकाश डालिए। देखिए, इसको लिखना कैसे है कि वायु, जल एवं स्थल की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं में होने वाला अवांछनीय प्रक्रिया जो मानव और अन्य जंतुओं, पेड़ पौधे को हानि पहुंचाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। यानी वातावरण का अपने आसपास का वातावरण का दूषित हो जाना, जिसमें हम सामान्य रूप से सांस ना ले पाए, जीवन का निर्वहन ना कर पाए, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। देखो, अब यहाँ पे पूछ रखा है कि ये हमसे पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझ? उद्योगों से भारत के पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे है कि औद्योगिकीकरण उद्योग से निकलने वाला कचरा वायु और जल दोनों प्रदूषण का कारण है बनता है। उद्योगों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है और अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। औद्योगिक अपशिष्ट जो पानी में बहा दिए जाते हैं, पानी को भी प्रदूषित करते हैं और जलीय जीवन को नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद है यहाँ, तो ये है 6वां है कि भारत के आर्थिक विकास में खनिज आधारित उद्योगों के योगदान की विवेचना कि जैसे भारत में खनिज आधारित उद्योग जैसे कि आपके हो सकते हैं गिट्टी हो गया, बालू हो गया, आपका प्राकृतिक गैस हो गया, और इसके साथ ही साथ चूना हो गया, पत्थर हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया, पहाड़ वाले लौह अयस्क हो गए। ठीक है, ये सब क्या है? आपके खनिज आधारित उद्योग है। और ये क्या करते हैं, जैसे पहाड़ हो गया तो इससे सीमेंट बनता है, ये भी उद्योग की श्रेणी में आते हैं। इन सब चीज़ों को कहते को इसमें कहानी की तरह लिखा जाता है। टाइटल पता हो गया, आप इस तरह से बना कर लिख दोगे। इसके बाद अथवा है कि विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विकसित देश वे होते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, सामाजिक रूप से संपन्न होते हैं, हर तरह से वो मजबूत होते हैं, उनकी डॉलर करेंसी भी मजबूत होती है और वहाँ की जो लाइफ होती है वो अच्छी होती है। यही सब लिखना है। देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ, वहाँ की जो जीवन शैली हो एक उच्च कोटि का जीवन शैली होता है। वहाँ के लोगों की जो सैलरी है जो सालाना वो सब भी अच्छा खासा है। ठीक है, नेक्स्ट 7वां नंबर की लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, इसको हम देख लेते हैं। देखो, लोकतंत्र के लिए ये उत्तरदायी सरकार क्यों आवश्यक? उत्तरदायी सरकार, लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार है क्योंकि ये लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा बनाई गई है तथा लोगों के लिए है। लोग सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। प्रतिनिधि लोगों के प्रति जिम्मेवार होते हैं। लोगों को अधिकार है कि यदि वे प्रतिनिधियों के कामकाज से संतुष्ट नहीं है तो अपने प्रतिनिधि बदल सकते हैं। जिम्मेवार सरकार, लोकतंत्र सभी प्रक्रियाओं को मानक निर्णय लेती है। लोकतंत्र में लोगों को यह जानने का अधिकार है कि निर्णय पूरे कायदे कानून के अनुसार किए गए हों। इसे पारदर्शिता कहते हैं। यह चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकार में नहीं होती है। वैध सरकार, लोकतंत्र सरकार एक मामले में निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है। यह सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशलता हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, ये लोगों की ज़रूरतों को कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है। ठीक है, जो वैध सरकार होगी। लेकिन जो आपकी ये सरकार है लोकतांत्रिक सरकार, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों को अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया लोकतंत्र के विचारों के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी है। लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और इसे अनदेखी नहीं की जा सकती है। ये तो हो गया आपका इसका पूरा आंसर।
इसके बाद है भारत में लोकतंत्र की, ये हो गया भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं तीन दशाओं का उल्लेख कीजिए। यानी भारत में लोकतंत्र क्यों सफल है, इनकी किन्हीं तीन दशाओं का उल्लेख कीजिए। क्योंकि यहाँ की जो सरकार बनती है, लोगों की बातों को मानती है, उनके दुख सुख का साथी होती है, उनके दुखों को देखकर उनकी जरूरतों को पूरा करती है, यही लोकतंत्र की सफलता के कारण है। ठीक है, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महामंदी वाला, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो महामंदी से क्या है, इसके दो मुख्य कारण बताइए। विश्वव्यापी मंदी की शुरुआत 1929 से हुई, यानी कि जो महामंदी की शुरुआत हुई थी वो 1929 ईस्वी से हुई थी। 30 के दशक के मध्य तक यह संकट बना रहा। इस अवधि में विश्व के ज्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज की गई। कृषि क्षेत्र और समुदाय पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। महामंदी के प्रमुख कारण इस प्रकार है। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमत निरंतर गिरती चली गई और खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी की पड़ी सड़ने लगी, यानी कि रखा का रखा रह गया और वो सड़ने लगा। 1920 के दशक के मध्य बहुत से देशों ने अमेरिका से ऋण लेकर अपनी निवेश संबंधित आवश्यकता को पूरा किया था। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज्यादा निर्भर थे, उनके सम्मुख गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंक ने घरेलू कर्जा देना बंद कर दिया। जैसे घरेलू का मतलब लोकल कर्जा देना बंद कर दिया, विदेशी कर्जा देना चालू रखा, लेकिन जो कर्जे दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी गई। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गया। यही है महामंदी आपका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लेना, लिख देना जैसे हमने बताया है। इसके बाद है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो ये तो आप सभी जान रहे कि गांधी जी ने क्या योगदान दिया था। उन्होंने देश के लिए लड़ा था, कई सारे आंदोलन चलाए गए थे, जिसमें से तीन प्रमुख आंदोलन है भारत छोड़ो, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, और एक आंदोलन का नाम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। ठीक है, तो इसके बाद है मानचित्र संबंधित प्रश्न, 10 मार्क्स का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ये 10 मार्क्स का है। इसको कैसे आपको लिखना है, इसके लिए आपको मिलेगा वो मानचित्र मैप मिलेगा। ये 10 अंक का है कि वही देखो, सही उत्तर लिखने के लिए आधा नंबर और सही जगह पे दिखाने के लिए आधा नंबर मिलेगा। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था आपका नागपुर में। ठीक है, तो ये आप लिख लेना। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये हुआ था अमृतसर में, तो इसको भी आप तैयार कर लेना, जो कि पंजाब में है। वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था आपका लाहौर, जिसे जो पहले पंजाब में था लेकिन अब है पाकिस्तान में। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो वो दांडी में ही तोड़ा था, तो आपका ये दांडी हो जाएगा। ठीक है, दांडी गुजरात में पड़ता है। इसके बाद वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था, वो कौन सा स्थान है, चंपारण है, बिहार का चंपारण, बिहार में कहीं भी दिखा देना इसको। इसके बाद बी नंबर आता है, इसको भी मानचित्र पर दिखाना पड़ता है, टिहरी बांध चिन्हद्वारा नाम सहित। देखो टिहरी बांध जो है ये कहाँ पे पड़ता है, इसको हमें बताना है। ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कहाँ, किस नदी पर, भागीरथी नदी पर, इसको आपको दिखाना है। ठीक है, अब इसके बाद है सतपुड़ा पर्वत चिन्हद्वारा नाम सहित। तो सतपुड़ा पर्वत जो है वो नीलगिरी पर्वत पर है। कहाँ पे है, नीलगिरी पर्वत पर, तो इसको भी आपको दिखाना है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत, इसको तैयार कर लेना। इसके बाद है नेक्स्ट की सीमेंट उद्योग का एक केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो आप इसको कटनी, सतना, सिंदरी इत्यादि जगह दिखा सकते हैं। ठीक है, सतना प्रिज्म सीमेंट आता है, सतना ही दिखा दो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, चौथा नंबर आपका है नेक्स्ट की उत्तरी भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नई दिल्ली में, इसको आप दिखा देना। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल हवाई अड्डा दिल्ली में है। नेक्स्ट है आपका पांचवा की मैग्नीज उत्पादक का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो ये आपका मैग्नीज का उदयपुर राजस्थान जो है, ये सब बड़ोदरा हो गया, गुजरात हो गया, ये सब मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, तो आप राजस्थान उदयपुर दिखा सकते हो, ये काफ़ी प्रसिद्ध है मैग्नीज के लिए, उदयपुर। ठीक है, तो हम उदयपुर यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जो चीज़ें आती है ये अंधों के लिए होता है, यानी कि जिसकी दृष्टि बाधित होता है, तो वो क्या करते हैं, इनके आंसर लिखते हैं, इसको मानचित्र पर नहीं दिखाते। ठीक है, इसके अलावा प्यारे बच्चों मैं 3 पेपर और कराऊंगा।
इन तीनों पेपर को अगर आप हल कर लेते हो तो आपका सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल 70 नंबर पक्का हो जाएगा। ये जो पेपर, ये बिल्कुल वायरल पेपर, इस पूरे पेपर के क्वेश्चन आंसर आप तैयार कर लेना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।